हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्वेश्चनर सीरीज़। हम यहाँ पर MTG बुक, सिंगेज, NCERT की डीप लाइंस, अदर पॉपुलर बुक्स को मेरे खुद के नोट्स कवर करके NCERT की डीप लाइंस को और हाई थिंकिंग ऑर्डर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। स्टार्टिंग विद लिविंग वर्ल्ड चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन रीड करूँगी, try to find the answer. Shown by most advanced and complex eukaryotes only homeostasis shown by higher plants, defining property of living organisms. So the right answer is option number 4, defining property of living organisms. देखो, most advanced and complex featured eukaryotes only, ये गलत बात है. It is shown by all organisms, चाहे वो एक प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है, हर एक ऑर्गेनिजम्स में ये एबिलिटी होती है टू सेंस द सराउंडिंग एंड गिव रिस्पॉन्स. होम्योस्टैसिस गलत बात है. इट इज़ नॉट होम्योस्टैटिस, इट इज़ कॉन्शियसनेस. इट इज़ कॉन्शियसनेस. शोन बाय हायर प्लांट्स गलत बात है. इट इज़ शोन बाय ऑल हायर प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन प्रोकैरियोट्स ऑल्सो. सो इट इज़ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि कॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स. अगर हर एक ऑर्गेनिज्म में है, दैट मीन्स इट इज़ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. दैट्स द राइट आंसर. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. लेट्स मूव अहेड. क्वेश्चन नंबर 2, विच टू ऑफ द given points are known as twin characteristics of growth? Increase in mass, increase in number of individuals, cellular organization, cellular differentiation. Find the right answer. So the right answer is option number 1 and 2. देखो, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हम ग्रोथ को डिफाइन करते हैं, वो है इंक्रीज इन मास एंड नंबर. ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 3, अमंग द फॉलोइंग विच कैन बी अ कॉमन फीचर एग्जिबिटेड by both living and non-living? Growth, metabolism, reproduction, cellular organization. तो which is the most common feature exhibited by both living and non-living? देखो, metabolism is present in only living. ये बस living में होता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया कि नॉन लिविंग में तो प्रेजेंट होता ही नहीं है. ऐसे ही सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बेसिक यूनिट है वो है सेल. तो सेल तो सिर्फ लिविंग में होता है, तो ये भी गलत हो गया. रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये नॉन लिविंग में नहीं होता. तो ग्रोथ ही है, जहाँ पर हमने पढ़ा था MBS, माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स. इन सब में ही ये एक नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग होते हुए भी इनमें ग्रोथ देखने को मिलती है ड्यू टू अकमुलेशन ऑफ मटीरियल ऑन इट्स सरफेस. और लिविंग में भी होता है इनसाइड. So the right option is option number 1, growth. So right answer is option number A, growth, as you can see. Next question, question number 4, choose incorrect option with respect to the features of living organisms. There are 4 options. Read and quickly find the right answer. Growth is seen only up to a certain age in animals. सही बात है, कुछ सर्टेन एज तक की देखने को मिलती है. वाइल इन प्लांट्स ग्रोथ इज थ्रू आउट लाइफ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू. सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म. ये भी सही है. सारे रिएक्शंस को सम कर दें तो उनको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सारी हमारे जो भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं, ह्यूमन जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, वेदर इट इज़ ब्रीथिंग, मूविंग, क्लाइंबिंग, रनिंग, सारी रिएक्शंस की वजह से ही हमारी बॉडी फंक्शन करती है, परफॉर्म करती है सारी फंक्शंस को. तो ऑप्शन कह रहा है कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते. ये भी सही है. In multi-celled organisms, we are not clear about the usage of terms like growth and reproduction.
in multi-celled organisms we are not clear, not नहीं, we are clear with this. देखो जो हमारा यूसेज है ऑफ टर्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन वो क्लियर नहीं होता इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन के ही थ्रू हम ग्रोथ भी बोलते हैं और रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि जो एक पेरेंट सेल है वो डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बनाता है, इसी को ही हम बोलते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ गए, और इसी को ही बोलते हैं कि इसने ग्रोथ किया। तो सिर्फ सेल डिवीजन के थ्रू ही हम ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोलते हैं इन यूनिसेल्ड ऑर्गेनिजम्स, वाइल इन मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ अलग है और रिप्रोडक्शन अलग है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 बिकॉज वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो आंसर इज ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Fungi, filamentous algae, mosses easily multiply by माइटोस्पोर फॉर्मेशन। गलत बात है, इट इज मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन, easily multiply by fragmentation. If you are unable to answer the questions, go through the one short video of living world chapter that I uploaded on my channel. Planaria exhibits true regeneration, सही है। Isolated metabolic reactions in vitro are living reactions but not living things, ये भी सही है, क्योंकि जो हम लेबोरेटरी में जो रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, वो लिविंग रिएक्शंस ज़रूर है, वो लिविंग रिएक्शन ज़रूर है, बट वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो एक लिविंग थिंग नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ये भी सही है। सो द क्वेश्चन वाज आस्क्ड अबाउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो ऑप्शन 1 इज राइट। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6, among the following increase in body mass can be taken as criterion for growth in living organisms, in non-living objects, in both A and B, none of the above. So the right answer is option number C, both A and B. इंक्रीज इन बॉडी मास क्राइटेरिया दोनों के लिए है। लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो इंक्रीज़ होता है वो इनसाइड होता है, ग्रोथ हाइट में या विड्थ में इंक्रीज, वो सारा इनसाइड दी बॉडी होता है, इनसाइड दी बॉडी, और जिसे हम क्राइटेरिया लेते हैं इंक्रीज इन बॉडी मास। अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो अक्यूमुलेशन के सरफेस पे होता है, सरफेस के अक्यूमुलेशन की वजह से उनका ग्रोथ होता है, उनका साइज़ बढ़ जाता है, उनका मास बढ़ जाता है। तो जब उनका मास बढ़ गया दैट मीन्स उनका ग्रोथ हो गया। सो दैट्स वाई MBS याद रखना, माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स में ये ग्रोथ इंक्रीज इन बॉडी मास इज टेकन एज क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C। 7th क्वेश्चन, मैच कॉलम 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। प्लानेरिया, तो प्लानेरिया के अंदर ट्रू रिजनरेशन होता है एज वेल एज उनके अंदर ट्रांसवर्स फिजन होता है। ट्रांसवर्स, ये याद रखना, ट्रांसवर्स फिजन होता है। क्या होता है, उनकी ये बॉडी हो गई, सॉरी, उनकी ये बॉडी हो गई, तो ये यहाँ से कट हो जाता है एंड यहाँ से फिर 2 ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे, एक ये बन गया और दूसरा ये बन गया। तो दो नए ऑर्गेनिज्म बन गए, एक ऑर्गेनिज्म ड्यू टू ट्रांसवर्स फ्यूजन। दैट्स वाई इसका एग्जांपल है ट्रांसवर्स फ्यूजन, जो कि नहीं दिया हुआ, तो ए के साथ सिर्फ 1V जाएगा, तो 1V, और एक ही ऑप्शन है, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर B। लेट्स मार्क द अनदर ऑप्शंस। फंजाई में होता है फ्रेगमेंटेशन, सो फ्रेगमेंटेशन है, और दूसरा है एसेक्सुअल स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स भी है, तो B के लिए हो जाएगा 2 and 5, ये भी है। C के लिए ईस्ट बर्डिंग शो करता है, 3 हो जाएगा, एंड D अमीबा बाइनरी फ्यूजन शो करता है, सो ये सही है बिल्कुल, क्योंकि अमीबा ये है, ठीक है। तो अमीबा क्या करेगा, पहले उसका क्या होगा, न्यूक्लियाई डिवाइड करेगा, तो न्यूक्लियाई डिवाइड होने से 2 न्यूक्लियाई बन गए, एक ये रहा न्यूक्लियाई और दूसरा ये रहा न्यूक्लियाई। सो ये दोनों न्यूक्लियाई बाद में डिवाइड होने के बाद में इनका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा,
ये रहा इनका साइटोप्लाज्म, और फिर इनका दो, एक न्यूक्लियाई इस तरफ आ जाएगा, दूसरा इस तरफ। तो पहले न्यूक्लियाई डिवाइड हुआ, उसके बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, एंड फिर दो डॉटर अमीबा बन जाएंगे। सो दिस इज बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, बाइनरी फ्यूजन इन amoeba. So the right answer is option number B. Moving ahead, question number 8. The statement nothing lives forever yet life continues illustrate the role of embryogenesis, morphogenesis, replication, reproduction. So the right answer is D, reproduction, because no one is immortal. Organisms die after completion of their lifespan, but वो organisms तो die हो गया, लेकिन उसकी प्रोजनी तो लिविंग है, एंड फिर उनकी प्रोजनी भी लिविंग है. सो द ऑर्गेनिज्म, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म था वो डाई कर गया, लेकिन प्रोजनी लिविंग थी. इनकी ये डाई हो गया लेकिन इनकी प्रोजनी तो है. सो द लाइफ कॉन्टिन्यूज बट नथिंग लिव फॉर एवर. दिस line is true for reproduction. So answer is D. Question number 9. Read the following statement and select the correct option. Statement 1. Reproduction cannot be considered as defining property of living organisms. Absolutely right, because it is characteristic feature of living organisms. Statement 2. There are many living organisms which do not reproduce. Example, mules, worker bees, which is also right, and it is explaining this. अगर ये ऑप्शन होता कि स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 2, तो वो ऑप्शन भी बिल्कुल सही था. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. Question number 10. A living organism is unexceptionally differentiated from a non-living structure on the basis of reproduction, growth and movement, interaction with the environment, responsiveness. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. द आंसर इज रिस्पॉन्सिवनेस. वाई रिस्पॉन्सिवनेस, वाई नॉट इंट्रैक्शन विद इन्वायरमेंट? देखो हमें यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि देखो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होता है और रिप्रोडक्शन के लिविंग में एक्सेप्शंस हैं जो कि नॉट रिप्रोड्यूस. तो ये दोनों तो बिल्कुल गलत हो गए. अब बात आती है इंट्रैक्शन विद इन्वायरमेंट. दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग बिकॉज यहाँ लिखा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ अनएक्सेप्शनली डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम नॉन लिविंग. तो इंट्रैक्शन विद इन लिविंग सिस्टम्स भी होता है, विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी इंट्रैक्शन होता है, एंड इंट्रैक्शन इज विद लिविंग एंड नॉन लिविंग. तो दो टाइप की इंट्रैक्शन होती है, एक विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर और एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के साथ. तो नॉन लिविंग थिंग्स में आ सकता है इन्वायरमेंट के, सन, एयर, वाटर, ये हम इनके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं टू लिव ऑन दिस अर्थ. अगर नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा तो इंसान नहीं रह सकता जिंदा. रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब वे सेंस करेगा इन्वायरमेंट को सेंस करके एक सूटेबल रिस्पॉन्स देगा, और ये रिस्पॉन्स वही दे सकता है जो लिविंग होगा. ओनली लिविंग कैन शो रिस्पॉन्स, और ये रिस्पॉन्स देने की एबिलिटी हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है, वेदर इट्स प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, वेदर इट्स यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है. And this will differentiate living organisms and non-living structure. So the right answer is option number D. Let's see the answer जो मैंने लिखा है. Option D is right answer because interaction can be with non-living things and living organisms and also within living organisms too. तो interaction सिर्फ non-living things और living things के अंदर नहीं है, ये living organisms के बीच में भी हो सकती है.
Consciousness and response to stimuli is defining feature of living organisms and it is not shown by non living things. So इसलिए responsiveness is defining features of living organisms. Question number 11. Select the incorrect statement about living processes. All living phenomena is due to underlying interaction. बिल्कुल सही है. Properties of tissues are not present in constituent cells. Exactly, it is very true. Properties of cellular organelles are present in the molecular constituents of organelles. Wrong. It is not present in the molecular constituents. It is present due to the interactions between the molecular constituents. So this option is wrong. Interaction results in emergent properties at a higher level of organization. It is absolutely right. So question में पूछा था incorrect statement. Incorrect statement is option number C. So the right answer is option number C. Question number 12. The title Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus goes to P. Maheshwari, E. Mayer, R. Mishra, G.N. Ramachandran. तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन अर्नस्ट मेयर के लिए यूज़ करते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए. और 3 प्राइजेस कौन से थे. ये भी एक क्वेश्चन आता है कि वाई ही इज़ नोन एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी. तो ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से बताने चाहिए. Linear system of classification was based on morphology, embryology, ecology, cytology. So the right answer is option number 1, morphology. Why morphology? Because Linnaeus ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. उसका मतलब है कि उन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल ग्रॉस मॉर्फोलॉजी सिर्फ उन्होंने एक्सटर्नल फीचर्स को देखकर क्लासिफाई किया था. दैट मीन्स उन्होंने कोई अंदर से एनाटॉमी, उनकी फिजियोलॉजी या यूनिक जो उनके सिस्टम्स हैं उनको स्टडी नहीं किया. उन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था जो कि था आर्टिफिशियल सिस्टम. सो द राइट ऑप्शन इज मॉर्फोलॉजी. Question number 14. Plants were given Latin names because it is a dead language. Exact आपको याद होना चाहिए. Why Latin was dead language. और ये dead language किसने दी थी. Linnaeus ने. Linnaeus gave this language because उनके टाइम पे वो लैंग्वेज चेंज नहीं हो रही थी एंड इट वॉज कंसिडर्ड एज अ डेड लैंग्वेज. तो उन्होंने सोचा कि जिसमें चेंज ही नहीं हो रहा दैट इज़ द बेस्ट लैंग्वेज टू चूज़, क्योंकि फिर उसमें ना तो कोई कन्फ्यूजन होगा एंड ना कभी चेंजेस दिखाई देंगे फ्यूचर में. वो एक कांस्टेंट रहेगी, हमें ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर पाएंगे. सो दैट्स वाई इट इज़ अ डेड लैंग्वेज. इट वॉज गिवन नेम इन Latin language. Biology is the science of biome, living process, living forms, both B and C. So right answer is option B and C. ये life forms as well as living processes दोनों की science है. So ये exact line दी हुई है NCERT में, you have to understand and remember. Ernst Mayr was a geographer, biochemist, zoologist, evolutionary biologist. So he was evolutionary biologist. So right option is option number D. Exact data है and I have also taught this in very detail. You can see my lectures. One shot से आपका cover हो जाएगा. Select the wrong statement about the rules of binomial nomenclature. Option A. Name of the author appears after the specific epithet and written in abbreviated form. बिल्कुल सही है ये. Both the words in the biological name when handwritten are separately underlined or to indicate its italic origin. Italic तो बिल्कुल गलत है. To indicates it Latin origin. तो ये statement गलत हो गई. To indicates it Latin origin, not italic. तो ये गलत हो गया. Biological names are printed in italics. सही बात है. To indicates its Latin origin. ये भी बिल्कुल सही है. Biological names are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. ये भी बिल्कुल सही है. Bicultural scientific naming उन्होंने Latin में इसलिए दी क्योंकि ये लैंग्वेज
फ्यूचर में कभी चेंज नहीं होगी, और जो चेंज नहीं होगी उस पर कन्फ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगा. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज द क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट द रॉन्ग स्टेटमेंट. तो रॉन्ग इज ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज यहाँ पर लैटिन ऑरिजिन आना था. तो लैटिन ऑरिजिन आना था ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 18. Nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is taxonomy, identification, classification, binomial system. So the right answer is ऑप्शन नंबर सी, आइडेंटिफिकेशन. हम नोमेनक्लेचर पहले नहीं दे सकते, पहले हमें अच्छे से पता होना चाहिए उनकी करेक्टरिस्टिक्स को देखकर कि वो ऑर्गेनिजम्स की यूनिक फीचर्स, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी एनाटॉमी, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है. तो हमें पहले उसको डिस्क्राइब करना है, फिर हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से ग्रुप में उस ऑर्गेनिजम्स को रख रहे हैं. वी शुड नो अबाउट दैट ऑर्गेनिज्म, वेयर वी आर प्लेसिंग इट, एंड देन वी शुड नो कि हमने उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या रखना चाहिए. दिस होल प्रोसेस बिफोर नेमिंग इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, आइडेंटिफिकेशन. Question number 19. Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversity, but also the relationship between them. This branch is known as classification, taxonomy, systematics, all of the above. So इस ब्रांच को बोलते हैं सिस्टमैटिक्स, जहाँ पर सिर्फ हम ये नहीं देखते कि कितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उसकी डाइवर्सिटी को, हम उसके साथ साथ उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उसकी फाइलोजेनी मतलब एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उसकी पूरी एंसेस्ट्री को समझते हुए उसकी पूरी हिस्ट्री ट्री को बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक स्टडी. और ये फाइलोजेनेटिक स्टडी करके, जिस स्टडी का नाम होता है क्लैडिस्टिक्स, इसे बोलते हैं क्लैडिस्टिक्स, इसको करके हम फिर बता पाते हैं हाँ ये ऑर्गेनिज्म ये है, इसकी एवोल्यूशन हिस्ट्री इसके साथ मैच हो रही है. तो हम ये सिस्टमैटिक्स में करते हैं. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 20. द थर्ड नेम इन ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इज स्पीशीज, सब जीनस, सब स्पीशीज, इकोटाइप. तो हमारी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो नाम होते हैं. पहला होता है जीनस, फिर दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट. जो ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल में एक और चीज़ आ जाती है, वो है सब स्पीशीज़ आ जाती है इन केस ऑफ एनिमल्स, और वेराइटीज़ आ जाती है, वेराइटीज़ थर्ड नेम हो जाता है इन केस ऑफ प्लांट्स. तो ये याद होना चाहिए, चाहे वेराइटीज़ हो सकती है थर्ड नेम, या सब स्पीशीज़ हो सकती है. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, सब स्पीशीज़. मोस्टली हम बॉटनी में जो थर्ड नाम लेते हैं वो वेराइटी होती है, और जूलॉजी में जो थर्ड नाम लेते हैं वो है सब स्पीशीज़. जैसे कैबेज का लें तो कैबेज है ब्रासिका ओरिएसिया कैपिटेटा. तो जो कैपिटेटा है वो उसकी वेराइटी है इन केस ऑफ बॉटनी. Question number 21. Which of the following is a correct representation of organization level in living beings? तो living beings कौन से ऑर्गेनाइजेशन लेवल का होना चाहिए? सेलुलर लेवल का, क्योंकि सेलुलर लेवल ही हमें इंडिकेट करता है कि वो एक सेल से बना है, और फिर सेल से बन के वो एक ऑर्गेनिज्म बनेगा. और सेल किससे बना होता है? सब सेलुलर लेवल से. तो ये ऑप्शन यहाँ ढूंढना होगा जहाँ पर सब सेलुलर और सेलुलर लेवल मेंशन्ड हो, फिर उससे इंडिविजुअल बने. इंडिविजुअल कैसे बनेगा? वो टिश्यू बनेगा, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, और फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम होगा. नाउ सी दैट ऑप्शन, सब सेलुलर, सेलुलर, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, पॉपुलेशन. नहीं, ये लिविंग बीइंग की ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ना कि एक होल बायोस्फीयर के बारे में. तो ये तो बिल्कुल ही गलत है. एटॉमिक, मॉलिकुलर, सब सेलुलर, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल, ये बिल्कुल सही है. दिस इज द राइट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 22. मैच ऑप्शन 1 कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? लिनियस ने. तो इसका ए का हो जाएगा 3, जो कि 2 ऑप्शंस में है. ठीक है, आगे चलते हैं. डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, जैसे मैंने बोला था ये याद होना चाहिए. अर्नस्ट मेयर, ऑप्शन नंबर 2. आगे चलते हैं. फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफेरेसिस. थियोफेरेसिस इज कॉल्ड एज दी फादर ऑफ बॉटनी. तो इसका 1 भी होना चाहिए. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. लेट्स मैच ऑप्शन डी.
फादर ऑफ मेडिसिन इज़ हिपोक्रेट्स। हमने ये कहाँ पर है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर में है। वहाँ पर आपने देखा होगा फर्स्ट जो पैरा है जहाँ पर हमें मेंशन किया है अबाउट ग्रीक थिंकर्स के बारे में एंड हिपोक्रेट्स के बारे में। जो हिपोक्रेट्स का मेंशन था, जिन्होंने बताया था जिसके अंदर ब्लैक बाइल होता है, दैट इज़ द इंडिकेशन कि वे हॉट पर्सनैलिटी के होते हैं, उनको फीवर जल्दी से हो जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो मैंशन अबाउट द आयुर्वेदा सिस्टम इन द ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, दैट हिपोक्रेट्स ने ये भी बताया था कि देयर शुड बी बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स, कुछ ह्यूमर्स का बैलेंस होना चाहिए, और उन्हीं ह्यूमंस को हम बोलते हैं दैट दे आर हेल्दी। तो ये हिपोक्रेट्स ने ही बताया था दैट देयर शुड बी बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमंस, जो सब कुछ बताया है। दैट्स वाई ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मेडिसिन इन दी ओल्ड टाइम्स, जो कि हिपोक्रेट्स ने बताया था। सो डी का होगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच कर रहा है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सो हर एक चैप्टर के साथ में लिंक भी बनना चाहिए। द नेम ऑफ द प्लांट ऑर्डर एंड्स विद ACIDEAE, एल्स। सो द राइट ऑप्शन इज एल्स। ऑप्शन नंबर बी हमें पता है, हमने याद किया है सेपिनडेल्स एक ऑर्डर है, तो पीछे क्या रहा है, एल्स। हर बारी जब भी आपको ये पूछा गया हो तो एग्जाम्पल्स याद आने चाहिए। सेपिनडेल्स, फिर और क्या हो सकता है, पोएल्स भी तो ऑर्डर है, पीछे क्या रहा है, एल्स। तो जिसके पीछे एल्स आता हो वो एक ऑर्डर है। जैसे हमें पता है पोलीमोनियल्स भी पता है, तो पीछे क्या रहा है, एल्स। तो अगर आप एग्जाम्पल्स याद करेंगे तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट द ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ऑर्डर विल यू प्लेस गोरिल्ला। ऑर्डर बोला है तो ऑर्डर कौन सा होएगा, डिप्थेरा, प्राइमेटा, सेपिनडेल्स, कार्निवोरा। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, प्राइमेटा। सेपिनडेल्स तो गलत है क्योंकि ये तो प्लांट्स के लिए होता है। डिप्थेरा इज़ रॉन्ग बिकॉज इट इज़ फॉर हाउस फ्लाई। मैंने बताया था डी को हम ओ की तरह लिख रहे हैं, तो दैट मीन्स ये ऑर्डर है, डिप्थेरा इज़ अ ऑर्डर, बट ये ऑर्डर किसका है, हाउस फ्लाई का। कार्निवोरा गलत है, कार्निवोरा के अंदर आते हैं फेलिडी एंड कैनिडी फैमिली आती हैं, एंड नॉट गोरिल्ला आती है प्राइमेटा फैमिली में, जहाँ पर प्राइमेटा के अंदर 3 आते हैं एनिमल्स, जो कि है गोरिल्ला, मंकी एंड जिबन। तो ये तीनों याद होने चाहिए। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, 2 organisms are present in same class but not in same family. They may belong to same genus, variety, species, order. Think and answer. तो कल पी कॉफ़ी गली से, ये एक ट्रिक थी हिंदी में। अगर इंग्लिश में याद कर सकते हो तो कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फ्लावर गेट सिक, तो ये इंग्लिश में था। तो यहाँ पर लिखा है 2 organisms आर प्रेजेंट इन सेम क्लास तो उनकी सेम है, लेकिन फैमिली उनकी सेम नहीं है। अगर फैमिली सेम नहीं है लेकिन क्लास सेम है, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं ऑर्डर में आएगा। तो ऑर्डर इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज पोजेस मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स, ऑर्डर, फाइलम, क्लास, स्पीशीज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्पीशीज। जैसे हम लोअर कैटेगरी पे हैं और जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हायर कैटेगरी की तरफ, तो हमारे जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं, जिसे हम बोल रहे हैं स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे डिक्रीज़ हो रहे हैं एज वी मूव टू हायर कैटेगरी, दे कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। एंड जो हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि हम एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं कि सोलेनम जीनस के अंदर वी हैव ट्यूबरोसम, वी हैव नाइग्रम, वी हैव मेलेंजिना, या हम पेंथरा की बात कर रहे हैं, पेंथरा
tigris, panthera leo, panthera pardus, whether it's lion, whether it's tiger, whether it's leopard. तो हम एक लोअर कैटेगरी की बात जब हम कर रहे हैं तो हम बिल्कुल पर्टिकुलरली हम उस स्पीशीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम हायर कैटेगरी की तरफ जा रहे हैं तो हम जनरल हो जाते हैं कि किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया के अंदर कितने सारे स्पीशीज़ आते हैं, बट वी आर वेरी जनरल कि किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया विच इंक्लूड्स होल प्लांटे किंगडम. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, दैट इज स्पीशीज़ लेवल पे जो रिलेट कर पाते हैं, हम डॉग और कैट को कहीं ना कहीं सिमिलर मान सकते हैं स्पीशीज़ लेवल पर, बट जब हम किंगडम लेवल पे जा रहे हैं दैट इंक्लूड सो मैनी एनिमल्स, तो हम रिलेशंस नहीं बता पाते. हम पोरीफेरा और जो मैमेलिया क्लास है हम दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ पोरीफेरा कहाँ मैमेलिया. So the common related characteristics are present at the species level. So the right answer is option number D. Let's move ahead to question number 27. Aves taxonomically represent a family, order, class, phylum. So हमें अब एग्जाम्पल याद होना चाहिए जो NCERT में भी दिया है, एंड अगर हमें एनुअल किंगडम चैप्टर आता है देन इट्स वेरी क्लियर कि पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल ऑल बिलोंग टू अ क्लास. तो एक फाइलम कोडेटा के अंदर है, कोडेटा के अंदर बहुत सारी और क्लासेस भी होती हैं, बट हम जनरल बोल देंगे कि इन सबको मिलाने के बाद फाइलम कोडेटा में, फाइलम कोडेटा. तो हमसे पूछा गया था कि एव्स बिलोंग्स टू या एव्स रिप्रेजेंट, तो एव्स रिप्रेजेंट क्लास, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लास. क्वेश्चन नंबर 28. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द करेक्ट क्लासिफिकेशन फॉर गिवन एनिमल. तो हम देख पा रहे हैं दैट इट्स टाइगर, और टाइगर बिलोंग्स टू फेलिडी फैमिली, कोडेटा फाइलम, मैमेलिया क्लास, ऑर्डर कार्निवोरा. तो हमें ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स, और हमें इसका नाम भी बताइए, इट इज़ पैंथेरा टिग्रिस. तो पहले पैंथेरा टिग्रिस ढूंढो, ये रहे. फिर फेलिडी फैमिली में आता है, सही बात है, कार्निवोरा, मैमेलिया. अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, वर्टिब्रेटा इज सब फाइलम एंड कोडेटा इज फाइलम. तो हमें फाइलम पूछा है ना कि सब फाइलम, फाइलम में आएगा कोडेटा. सो ऑप्शन बी इज राइट. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. Question number 29. The given flowchart represent the hierarchy of various taxonomic categories. Represent the missing category A, B, C and select the correct statements regarding these. तो species, genus हमें याद था कॉफ़ी, है ना. तो COF मतलब B is class, B is class, A is family and C is clear that it's kingdom. तो पहले हमने ये देख लिया कि ये है क्या. फिर पूछा है ए इज़ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी विच रिप्रेजेंट अ नंबर ऑफ रिलेटेड जेनरा. क्या ये सही है? ए को देखो, बिल्कुल सही है. तो मतलब ए इज़ राइट, इट इज़ करेक्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ कैटेगरी बी आर मोनोकोटिलिडनी, डाइकोट, एनिमेलिया एसेट्रा. तो क्या ये सही बात है? सो बी इज़ क्लास, और हमें पता है क्लास में आता है मैमेलिया, बिल्कुल सही है. डाइकोट एंड मोनोकोट आर क्लास, तो ये भी सही है. बी इज़ ऑल्सो राइट. नाउ लेट्स सी सी. ऑप्शन सी इज़ रिप्रेजेंट द बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमिक हियरार्की. बिल्कुल गलत है ये. बेसिक यूनिट इज स्पीशीज़, बेसिक यूनिट इज स्पीशीज़, जो कि ये किंगडम को बोल रहे हैं. तो ये ऑप्शन हो गया गलत. तो यहाँ तक अगर हम देखें तो ऑप्शन 1 एंड 2 हमारे सही हैं अभी तक. लेट्स मूव टू द फोर्थ पार्ट which says that the examples of category C are fungi, monera, protista, etc. ये भी सही है क्योंकि C हमारा था किंगडम, और किंगडम हमें पता है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे, एनिमेलिया, ये सारी किंगडम है. तो ये जो रखे हैं ये सारे किंगडम है. सो दिस इज़ ऑल्सो राइट. तो हमारा गलत सिर्फ थर्ड ऑप्शन था एंड ऑल अदर्स आर राइट. तो एलिमिनेट कर दो थर्ड ऑप्शन को एंड बाकी सारे हैं. तो आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 30. ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज. तो यहाँ पर वही
किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ लगाना है। लेकिन ये याद होना चाहिए कि फैमिली और जीनस के बीच में आता है ट्राइब। ट्राइब एक ऑब्लिगेट कैटेगरी नहीं है, इट इज़ ऑप्शनल कैटेगरी। तो ये ट्राइब, जीनस और फैमिली के बीच में होगा, तो वही ऑप्शन चूज़ करना है। क्लास फाइलम से पहले नहीं आ सकता, तो ये गलत है। डिवीज़न, क्लास, फैमिली, ट्राइब, ऑर्डर, ये गलत हो गया, फैमिली और जीनस के बीच में आएगा। डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीशीज़, ये बिल्कुल सही है। फाइलम, ऑर्डर, क्लास, ट्राइब, फैमिली, जीनस, ये बिल्कुल गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। Here tribe is not an mandatory level, it is the optional intermediate level between family and genus. Question number 31, select the incorrect, गलत बताना है, out of the following. All animals belonging to various phyla are assigned to the kingdom Animalia. ये बिल्कुल सही है. As we go higher from species to kingdom, number of common characteristics goes on increasing. तो जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स है एज वी मूव फ्रॉम किंगडम टू फाइलम डिक्रीज करता है, यहाँ पर इंक्रीज लिखा है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है. डिफरेंट क्लासेस comprising फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फैमिली, मैमल्स टुगेदर कंप्राइज द फाइलम कोडेटा, बिल्कुल सही है. प्लांट ऑर्डर्स पोलीमोनियल्स इंक्लूड्स the families like Solanaceae and Convolvulaceae based on the vegetative and floral, ये भी बिल्कुल सही है. So the right option is option number B, which is false, as you can see. Question number 32, which one of the following has least similar characters? So हमें पता है सिमिलर कैरेक्टर्स या हम बोल सकते हैं कॉमन या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स स्पीशीज़ लेवल पे होते हैं. यहाँ पर लिस्ट बोला है तो लीस्ट विल बी एट हायर कैटेगरी, तो इन सब में से हायर कैटेगरी क्लास है, सो द ऑप्शन इज बी, विच इज़ राइट. क्वेश्चन नंबर 33, सेलेक्ट द करेक्ट क्लासिफिकेशन फॉर द गिवन प्लांट. तो यहाँ पर फ्लावर देख पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एंजियोस्पर्मी में आएगा. डिवीज़न, तो यहाँ पर ये दोनों सही हैं, बी एंड सी. क्लास, तो क्लास डाइकोट होगा, बिल्कुल सही है. ऑर्डर एस्टेरियल्स है और पोलीमोनियल्स है, और फैमिली एस्ट्रेसी है और कॉम्पोजिटरी है. एज यू कैन सी इट इज़ सनफ्लावर, इट इज़ सनफ्लावर. ये सनफ्लावर होता है जहाँ पर ये होता है डिस्क फ्लोरेट, इसे बोलते हैं हम डिस्क फ्लोरेट. और ये जो बाहर की तरफ है इसे बोलते हैं हम रे फ्लोरेट, इसे बोलते हैं हम रे फ्लोरेट. तो जो हमारा डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट मिलता है उसे बोलते हैं हम सनफ्लावर. तो सनफ्लावर आता है एस्ट्रियल्स ऑर्डर में और इसकी फैमिली होती है एस्ट्रेसी. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, as you can see over here. Question number 34, select the mismatched, गलत बताना हमें. पैंथरा लियो belongs to class Mammalia, बिल्कुल सही है, क्लास मैमिलिया के अंदर आता है. पैंथरा लियो इज़ लायन इज़ अ मैमल, तो मैमल मैमिलिया के क्लास में आता है, तो बिल्कुल सही है. मस्का डोमेस्टिका होता है हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम, तो हाउस फ्लाई का है ना कि लिजार्ड का, तो ये तो बिल्कुल गलत है. एंट अमीबा कोलाए कॉमनली अकरिंग इन द प्रोटोजन, बिल्कुल सही है, ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर मिलता है एंड कॉमनली ये एक प्रोटोजन के अंदर आता है. इसे हम अमीबा का ही एक एग्जांपल है ये, और ये स्यूडोपोडिया इसके पास होता है. तो ये सारा करेक्टरिस्टिक्स एक प्रोटोजोन बिल्कुल सही है. सोलेनम ट्यूबरोसम हमें बताया, इसको हम बोलते हैं पोटैटो. तो पोटैटो हमारा डाइकोट प्लांट है, ये भी सही है बिल्कुल. तो द राइट मिसमैच्ड ऑप्शन वी कुड फाइंड इज ऑप्शन नंबर बी, सो द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 35, स्टडी द फॉलोइंग टेबल विच शोज डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. तो कॉमन नेम हमारा मैन है, मैन के हमें बताया फैमिली होमिनिडी है, ऑर्डर प्राइमेटा है, क्लास मैमिलिया है, डिवीजन या फाइलम. तो मैन है, तो मैन के लिए ये एनिमल किंगडम में आता है. एनिमेलिया किंगडम मतलब कि फाइलम यूज़ करेंगे, एंड डिवीजन हम यूज़ करते हैं प्लांट के लिए.
तो फाइलम हो जाएगा कोडेटा। तो हमें चूज़ करना है कि कहाँ कौन सा ऑप्शन जहाँ पर फाइलम कोडेटा है, ये दोनों ऑप्शन है। तो ये बी और डी तो गलत हो गए। हाउस फ्लाई मस्किडी फैमिली बिल्कुल, डिप्टेरा ऑर्डर सही है। क्लास इंसेक्टा, तो इंसेक्टा चूज़ करो कहाँ पर है इंसेक्टा, यहाँ है, ये एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। सो ए ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। लेट्स मैच अनदर ऑप्शन। फैमिली, फैमिलीज एनार्किडिसी, एनार्किडिसी ये सही है। और वीट इज़ मोनोकोट, तो ये मोनोकोटिलिड नहीं हो गया। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। Number 36. Which one of the following characters are mainly considered for declaring a new plant species? Characters of endosperm, anatomical, physiological characters, floral characters. तो इसका करेक्ट आंसर फ्लोरल करेक्टर्स है, बिकॉज तो फ्लोरल करेक्टर्स के अंदर हमें देखने को मिलता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आते हैं एंड्रोशियम एंड गायनेशियम, जो कि फ्लावर्स का करेक्टरिस्टिक फीचर है। और ये इन्वायरमेंट के साथ या टेम्परेचर, वेदर कंडीशंस, प्रेशर या हम बोल दें टाइम के साथ चेंज नहीं करता। तो जो टाइम के साथ चेंज नहीं करता, हम उस पर ज़्यादा रिलाई कर पाते हैं, ज़्यादा हम बिलीव करते हैं, रेदर देन हम वेजिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स हैं लाइक रूट, स्टेम, लीफ। तो जो रूट, स्टेम, लीव्स हैं, हमें पता है उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे हमने पढ़ा है, हम आगे भी पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट प्लास्टिसिटी। तो एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है इन द चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बटर कप, अब आप बटर कप एक एग्जाम्पल है, बटर कप। तो बटर कप में यहाँ पर हमने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दिया, और ये है एक्वाटिक हैबिटेट। तो जब हमने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में देखा तो इसकी लीव्स का स्ट्रक्चर ये था, वाइल जब हमने एक्वाटिक हैबिटेट दिया तो इसका लीव का स्ट्रक्चर ये था। यू कैन सी हियर। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने सिर्फ इन्वायरमेंट को बदला, और इन्वायरमेंट बदलने से हमारा लीव का स्ट्रक्चर भी बदल गया। जुवेनाइल, ये जुवेनाइल का है, नाइल और एडल्ट। तो ये हमारा मिलता है इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लैक्सपर। तो ये एग्जाम्पल है हमारा फेज ऑफ लाइफ के अंदर। तो कॉटन, कोरिएंडर और लैक्सपर के अंदर, जुवेनाइल और अडल्ट के अंदर लीव का स्ट्रक्चर अलग है। तो ये एग्जांपल है फेज ऑफ लाइफ के अंदर। ये इन्वायरमेंट की वजह से नहीं है, ये उसकी फेज ऑफ लाइफ की वजह से। जब वो जुवेनाइल मतलब यंग स्टेज में था तो इसका लीव का स्ट्रक्चर ये था, वाइल जब वो अडल्ट हो गया, फुली मैच्योर हो गया, तो उसका लीव का स्ट्रक्चर ये है। तो ये फेज ऑफ लाइफ की वजह से है। और बटर कप का एग्जाम्पल है ड्यू टू द इन्वायरमेंट। तो दोनों का अलग एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। ये टेरेस्ट्रियल के अंदर देखने को मिलता है एंड ये एक्वाटिक हैबिटेट के अंदर देखने को मिलता है। तो यही मैं आपको समझा रही थी कि उसके अगर इन्वायरमेंट बदल गया तो उसका लीफ का स्ट्रक्चर बदल गया। दैट मीन्स हम वेजिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स को हम रिलाई नहीं कर पा रहे क्योंकि इन्वायरमेंट के साथ ये बदल रहा है। सो इस क्वेश्चन का आंसर फ्लोरल करेक्टरिस्टिक्स है। हम और भी ऑप्शंस को देखते हैं कि वाई एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल और एंडोस्पर्म को क्यों नहीं ले सकते। तो इसका आंसर मैंने बिल्कुल लिखा है। तो ऑप्शन ए जो था अबाउट द एंडोस्पर्म, ये इसलिए गलत है क्योंकि सीड्स के अंदर हमें देखने को मिलता है एंडोस्पर्म। तो ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और एल्गी के अंदर हमें पता है कि सीड्स देखने को ही नहीं मिलती, तो उनके अंदर एंडोस्पर्म तो होगा ही नहीं। जब सीड ही नहीं बन रही तो एंडोस्पर्म कैसे। तो सारे प्लांट्स के अंदर नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। तो रीड करते हैं, ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट एज एंडोस्पर्म इज फाउंड इनसाइड सीड्स बट नॉट ऑल प्लांट स्पीशीज हैव सीड्स, हैंस इट इज़ इनवैलिड। ऑप्शन बी की बात करें अबाउट द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स, जो कि इस ऑप्शन में था, यहाँ पर देखिए अबाउट द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स, तो वो भी इनकरेक्ट ऑप्शन है क्योंकि हमें पता है दो प्लांट्स की एनाटॉमी सेम हो सकती है। तो हम पढ़ेंगे अबाउट रूट, स्टेम एंड लीफ।
ये हम कहाँ पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में? ये चैप्टर नंबर 1 है, द लिविंग वर्ल्ड, विच इंक्लूड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल द चैप्टर्स जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का एक क्वेश्चन डाल दिया। आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, ये एनसीईआरटी के अंदर है बट अदर चैप्टर्स के अंदर हैं और ये इंट्रोडक्शन में ही कवर हो पा रहा है। तो रूट, स्टेम एंड लीफ हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, जहाँ हम देखेंगे डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट, सिमिलरली डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम और सेम डाइकोट लीफ, मोनोकोट लीफ। हम बात करें डाइकोट स्टेम, तो डाइकोट स्टेम में जितने भी डाइकोट प्लांट्स हैं सबकी स्टेम में सेम ही होगा एनाटॉमी। मोनोकोट स्टेम, सारे मोनोकोट जो भी प्लांट्स हैं सब मोनोकोट्स में सेम स्टेम की एनाटॉमी सेम होगी। बट अगर हम डाइकोट और मोनोकोट को कंपेयर कर रहे हैं तो उनकी एनाटॉमी सेम नहीं होगी। लेकिन क्या दो प्लांट्स की एनाटॉमी सेम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, अगर वे दोनों प्लांट्स डाइकोट हुए तो। सिमिलरली डाइकोट रूट, सारे डाइकोट प्लांट्स के अंदर रूट की एनाटॉमी सेम होगी, सारे मोनोकोट के अंदर रूट की एनाटॉमी सेम होगी। बट अगर हम डाइकोट और मोनोकोट को कंपेयर करें तो डाइकोट रूट की जो एनाटॉमी है और मोनोकोट रूट की जो एनाटॉमी है दोनों अलग हैं। लेकिन अगर हम डाइकोट रूट के अंदर दो प्लांट्स ले रहे हैं तो उनकी तो एनाटॉमी सेम होगी। सो ऑप्शन बी इज़ इनकरेक्ट एज टू प्लांट्स कैन हैव सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें अबाउट द फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, तो फिजियोलॉजी मतलब कि स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड प्रोसेसेस ऑफ प्लांट्स। तो दो स्पीशीज़ के अंदर सेम फिजियोलॉजी हो सकती है, उनकी दोनों की जो फंक्शनिंग है वो सेम है, तो ये पॉसिबल है। एंड ऑप्शन डी इज़ करेक्ट बिकॉज फ्लोरल कैरेक्टर्स इंक्लूड्स अरेंजमेंट, structure and fusion of floral organs like anther and carpel, which are reproductive parts and these do not change with the environment and time। तो मैंने इसको बहुत डिटेल से बताया। क्वेश्चन नंबर 37, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। जॉन रे, कार्लस लिनियस, एरिस्टोटल, जूलियन हक्सले। जॉन रे ने सबसे पहले टर्म स्पीशीज़ बताई थी। उन्होंने बताया था स्पीशीज़ इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। कार्लस लिनियस ने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बताया था। एरिस्टोटल इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ जूलॉजी एंड जूलियन हक्सले इज़ सबसे पहले सिस्टमैटिक्स का कॉन्सेप्ट बताया था। और हमें पता है फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थ्रियोफेरेसिस। मैच कर दो। फर्स्ट डिस्क्राइब स्पीशीज़ एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ए के साथ 2 जाएगा जो कि सी एंड डी में है। कार्लस लिनियस फोर्थ ऑप्शन, सिर्फ डी ऑप्शन में है तो हमारा आंसर तो डी हो गया। एरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी थर्ड एंड जूलियन हक्सले गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। As we go from species to kingdom in a taxonomic hierarchy, the number of common characteristics will decrease. ये हम कर चुके हैं, आंसर इज ए। नेक्स्ट, which of the following suffixes used for unit of classification in plants indicates a taxonomic category of family? तो फैमिली में जैसे सोलनेसी, फैबेसी, एस्ट्रेसी, कॉन्वुलेसी, पोएसी, तो इस जो सारी फैमिली हैं इसके सबके पीछे एसी आएगा। तो सफिक्स प्लांट्स के केस में फॉर फैमिली इज एसी, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 40, द टर्म सिस्टमैटिक्स रेफर्स टू, तो ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, उसके साथ साथ उसकी रिलेशनशिप्स भी देखने को मिलती है। तो डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उसकी स्टडी कंप्लीट प्लस उसकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, सबको मिलाकर हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स इज टैक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
Question 41. Genus represents an individual? No, it is species. Species एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है. कलेक्शन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स? नो. ग्रुप्स ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स? इट्स द राइट आंसर सी. Question 42. The taxonomic unit phylum in the classification of animals is equivalent to the hierarchy level in the classification of plants. Division. क्योंकि फाइलम और डिवीजन एक ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन फाइलम हम यूज़ करते हैं एनिमल्स के केस में और डिवीजन हम यूज़ करते हैं प्लांट्स के केस में. ये दोनों एक ही हायरार्की लेवल पे हैं. तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिवीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन. All living organisms are linked to one another because they have common genetic material of the same type. They share common genetic material due to the varying degrees. All have common cellular organization. All of the above. तो इसका आंसर राइट है ऑप्शन नंबर डी. क्यों? क्योंकि हमें ये एनसीईआरटी में दिया है, एग्जैक्ट लाइन है कि हम सबका जेनेटिक मटेरियल एक है, चाहे तो वो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है. डीएनए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में होता है. आरएनए इज प्रेजेंट इन सम वायरसेस लाइक क्यूबी वायरसेस, रेट्रोवायरसेस. इनके केस में आरएनए है. बट हम सारे ऑर्गेनिजम्स वायरसेस के कुछ एग्जाम्पल्स को छोड़ दे तो सब में डीएनए ही होता है. तो हमारा सबका एक ही टाइप का जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज़ डीएनए और आरएनए. लेकिन वो वेरिंग डिग्रीज में, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं. हो सकता है 0.0001% डिफरेंस है, किसी में 0.1% डिफरेंस में, लेकिन एवरी वन इज़ यूनिक. सब में डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो है सब में कुछ ना कुछ वेरिएशन है, जिसकी वजह से हम सब अलग दिखते हैं एक दूसरे से. सबका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेम है, दैट इज सेल. सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंपल बेसिक यूनिट, दैट इज सेल. सेल के ग्रुप से हम टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म. तो सबका जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो सबका सेम है. सेल इज द बेसिक यूनिट. तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? तो डिफाइनिंग ग्रोथ नहीं हो सकता, क्योंकि डिफाइनिंग के लिए कुछ एक्सेप्शंस नहीं होने चाहिए. तो कुछ MBS माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स में ग्रोथ देखने को मिलती है, बट दे आर नॉन लिविंग. Ability to make sound, which is not a defining feature. Reproduction is even not a defining feature, because some living organisms like sterile worker bees, infertile couples, mules, liger, they are sterile, is not the defining feature. Response to external stimuli, yes, it is the defining feature. हम stimuli को sense करते हैं and then sense करके हम respond करते हैं, that is all consciousness. तो ये consciousness के अंदर आता है and which is the defining feature. तो इसका right answer हो जाएगा option number D. Next question. Match the following and choose the correct option. Family is, पीछे A C आना चाहिए, तो first A के साथ V आएगा, A के साथ V आएगा, यहाँ पर है सिर्फ एक ही ऑप्शन में. सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. लेट्स मैच अनदर ऑप्शन. प्लांटेज किंगडम, तो बी के साथ 1V होएगा, बिल्कुल सही है. स्पीशीज कौन सी है? ट्यूबरोसम, तो डी के साथ फर्स्ट होगा, डी के साथ फर्स्ट होगा, बिल्कुल सही है. जीनस क्या है? सोलेनम, ई के साथ 3. एंड लास्ट ऑर्डर इज पोइल्स, सी के साथ 2. तो बिल्कुल सही है. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये कुछ 10 क्वेश्चन जो भी हैं, 10-12 क्वेश्चन, वो सारे असर्शन रीजन के हैं. तो असर्शन इज लिविंग ऑर्गेनिज्म शो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ग्रोथ. बिल्कुल गलत है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिर्फ इंटरनली ही ग्रोथ शो करती है. दैट मीन्स इंटरनल है, इंट्रेंसिक ग्रोथ है. इसे हम इंटरनल को हम इंट्रेंसिक ग्रोथ बोलते हैं. तो इंट्रेंसिक ग्रोथ ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो कर सकते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंडरगो द प्रोसेस नॉन एज एक्रीशन शो नहीं करता, बिल्कुल गलत है. इंटरसेप्शन शो करता है, इंटरसेप्शन. तो ये बिल्कुल गलत है. कोई इसके बारे में नहीं पता तो आप
वन शॉट देख लीजिए, वहाँ पर पूरा कवर करवाया है विद ईच एंड एवरी डिटेल। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इवन ये भी गलत था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion all organisms reproduce for perpetuation of a population। बिल्कुल सही है, क्योंकि रिप्रोडक्शन इज़ द ओनली प्रोसेस थ्रू विच स्पीशीज़ अपना एग्जिस्टेंस शो कर सकते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो ये बिल्कुल सही है। रीज़न कह रहा है रिप्रोडक्शन इज़ ऑल इंक्लूसिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये गलत है, क्योंकि इट इज़ नॉट ऑल इंक्लूसिव। ये सिर्फ एक करेक्टरिस्टिक फीचर है, बिकॉज इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, लाइक म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, लाइक infertile couple. It is not an inclusive feature. There are few exceptions, so hence it is a characteristic feature, it is not a defining feature। तो ये बिल्कुल गलत हो गया और ये सही था। तो assertion is true and reason is false, option C is the right answer। Question 48, assertion metabolism refers to the sum of chemical reactions that occur within living organisms। ये बिल्कुल सही है, ये मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन को बता रहा है, तो बिल्कुल सही है। रीज़न, मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर साइमल्टेनियसली इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये भी सही है। इस लाइन का मतलब है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं एट सेम टाइम एंड विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस दैट आर अकरिंग एट सेम टाइम। बट ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, ये देखते हैं। मेटाबॉलिज्म रेफर्स टू द सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट अकर विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर साइमल्टेनियसली इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये कुछ सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि देखो हमें बताया कि हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स केमिकल्स से बने हुए होते हैं, और यही केमिकल्स जो कि छोटे या बड़े ये वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जो कि टूटते भी हैं और बनते भी हैं इनटू वेरियस बायोमॉलिक्यूल्स, और इन्हीं रिएक्शंस, इन्हीं कन्वर्जन्स को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो ये रिएक्शंस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता रहता है। तो मेटाबॉलिज्म इंक्लूड्स कैटाबॉलिज्म एज वेल एज एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इंक्लूड्स मेटाबॉलिज्म। तो ये इसको एक्सप्लेन ही नहीं करा, ये कुछ अलग ही स्टेटमेंट होगी दैट सेज दैट मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर साइमल्टेनियसली। ये तो हमें पता ही है दैट थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस आर अकरिंग इनसाइड ऑल द ऑर्गेनिज्म, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। एक्सप्लेनेशन इज नॉट राइट, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। Question number 49, assertion consciousness is a defining property of living organisms। बिल्कुल सही है, क्योंकि consciousness includes sensing the stimuli and responding to it। तो ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, वेदर यूनिसेलुलर, वेदर इट्स प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, हर किसी ऑर्गेनिजम्स, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस। बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 50, assertion living organisms are self replicating, evolving and self regulating unit। बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। रीज़न, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बिल्कुल सही है। तो क्या ये रीज़न है इसका? अगर हम असर्शन की बात करें तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है रेप्लिकेशन प्रोसेस से, और उसके अंदर स्लो म्यूटेशंस होते हैं जिसके कारण वो इवॉल्व करता है, इवन वो अपने आप को रेगुलेट भी करता है। तो रीज़न की बात करें तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉन्शियसनेस शो करता है, स्टिमुलाई को सेंस करके, वेदर इट्स फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल स्टिमुलाई को सेंस करेगा, इट्स रिस्पॉन्स टूवर्ड्स दैट स्टिमुलाई।
तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट दोनों एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एज यू कैन सी।